हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लक्ष्य एजुकेशन। आप सबका आज एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल लक्ष्य एजुकेशन पे। आज के हम सेशन में हम G7 के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर G7 होता क्या है। G7 को बेसिकली हम ग्रुप ऑफ 7 बोलते हैं, जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है G7। चलिए आज के इस सेशन को शुरू करें। तो G7 होता क्या है? सबसे पहले तो G7 जो है उसे हम ग्रुप ऑफ 7 बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में G7 बोलते हैं। G7 जो होता है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि एक इनफॉर्मल ब्लॉक होता है इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज का। आप तो जो की पॉइंट है इसके आपको उसको याद रखना है, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज, आपको एक की पॉइंट याद रखना है। अब सबसे मेन क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि G7 में कौन कौन सी 7 कंट्रीज आती है। तो सबसे पहला फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूएसए एंड कनाडा। ये 7 कंट्रीज मिलके बनती है हमारी G7। तो 7 कंट्रीज कौन कौन सी होती है आपको पता चल गया G7 में। जो हर साल एनुअली मीट होती है, यानी कि ये हर साल इनकी एक मीटिंग होती है, एक डिस्कशन होता है कॉमन इश्यूज के ऊपर, कॉमन इंटरेस्ट लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी को लेकर कई सारे जो कॉमन इंटरेस्ट रिलेटेड जो डिस्कशन टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के लिए, उनका समाधान निकालने के लिए G7 सम्मेलन किया जाता है हर साल। हर साल इसकी प्रेसिडेंसी अलग अलग कंट्री को दी जाती है और वहां पे इसकी मीटिंग होती है। जैसे कि हम 48th समिट को हम देख सकते हैं। 48th G7 जो समिट हुआ था उसमें हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया था G7 नेशन में, जिसमें उन्होंने क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी इमर्जिंग इन द कंट्री पे ज्यादा जोर दिया था। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को आपको याद रखना है कि उन्होंने इस पे जोर दिया था। जो 48th जो जी समिट हुआ था, हमारा G7 समिट हुआ था, उसकी प्रेसिडेंसी जर्मनी के पास थी। जर्मनी के पास उस साल की प्रेसिडेंसी थी जो 2022 में हुआ था। तो उन्होंने अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका को G7 समिट में इनवाइट किया था अपनी प्रेसिडेंसी में, जो उन्होंने होस्ट किया था 2022 में G7 समिट। उन्होंने अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका कंट्री को इनवाइट किया था अपने G7 समिट में। तो जैसे कि हम जो है, इंडिया जो है वो G7 का पार्ट नहीं है, पर पार्ट क्यों नहीं है वो हम आगे वाले स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि आखिर G7 का पार्ट इंडिया क्यों नहीं है। तो पर फिर भी उन्होंने, जर्मनी ने इंडिया को अपनी प्रेसिडेंसी में इनवाइट किया था अपने समिट में, G7 समिट में। अगर हम देखें कि G7 बना कैसे, तो मैंने पहले ही कहा था G7 हैज इट रूट्स इन एन इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, यूएस, ग्रेट ब्रिटेन एंड जापान। जो 5 कंट्रीज ने मिलकर इसको, जब 1973 में जो ऑयल क्राइसिस हुए थे, मेनली जो G7 की सिंपल भाषा में बोलूं तो G7 की जो जड़ें हैं वो 1973, तो आपको ये डेट याद रखना है, 1973 ऑयल क्राइसिस जो हुए थे, तेल संकट, तेल, आई थिंक हिंदी में से तेल संकट ही बोलेंगे, तेल संकट 1973 का जो तेल संकट था के आंकड़े में फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इन 5 कंट्रियों के ग्रुप ने एक बैठक की थी। जो बैठक फ्रांस के राष्ट्रपति ने, यानी कि वहां के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इन 5 कंट्रीज को इनवाइट किया था अपने कंट्री में, और जो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस था उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए एक बैठक की गई थी। तो इसे होस्ट किसने किया था? फ्रांस ने। फ्रांस ने अपने कंट्री में इन पांचों देशों को इनवाइट किया था और एक बैठक होस्ट की गई थी इस क्राइसिस के ऊपर, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए ने औद्योगिक लोकतांत्रिक, यानी कि इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज, मैंने आपको वर्ड बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप G7 के बारे में अपना आंसर लिख रहे हो और उसमें इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज का आपने वर्ड नहीं लिखा, तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है। तो ये जो ग्रुप ऑफ जो 6 कंट्रीज थे, उन्होंने इसके ऊपर एक गंभीर बातचीत की और 6 ट्रेंडिंग कंपनी एक साथ आई। 6 ट्रेंडिंग कंपनी आई, जिसमें 1975 में ये बना था G7, पर उस समय 6 जो ट्रेंडिंग कंपनीज ने मिलकर इसको स्टेब्लिश किया था। पर 1976 में कनाडा को इसमें इनवाइट किया गया फर्स्ट मीटिंग में, और 1976 में कनाडा जब G7 से मिलता है तो ये पूरा बन जाता है G7। उस समय ये 6 कंट्रीज का एक ग्रुप था, पर 1976 में कनाडा जब इसे जुड़ जाता है तो ये पूरा हो जाता है G7। जो इसका जो सबसे पहला मीटिंग था वो होस्ट किया था यूएसए ने, अमेरिका ने होस्ट किया था इसे। अमेरिका ने प्यूटो रिको में इसको आयोजित किया था। इसको इस जो ये जो ये मीटिंग थी ये 1976 में अमेरिका में होस्ट की गई थी अमेरिका द्वारा। और जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन G7
में 1981 के जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने भाग लिया था एज अ नॉन इनोमरेटेड मेंबर के रूप में यूरोपियन यूनियन ने भाग लिया था इसमें G7, यानी कि वो इसके परमानेंट मेंबर नहीं है। G7 के जो 7 कंट्रीज है वो जैसे कि हमारे फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएसए एंड कनाडा है, तो उसमें यूरोपियन यूनियन नहीं है, बट ये रिप्रेजेंट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल विच रिप्रेजेंट द ईयू मेंबर, यानी कि यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट लीडर एंड द यूरोपियन कमीशन। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। G7 को हम G8 के नाम से भी जानते थे कुछ साल पहले तक। 1997 में ओरिजिनली 7 वेर ज्वाइन बाय रशिया इन 1997। रशिया ने इसको ज्वाइन किया था, तो आपको ये याद रखना है, रशिया ने ज्वाइन किया था। पर 2014 में जब रूस ने यूक्रेन में एक क्रीमिया नाम की जगह है जिसपे रूस ने कब्जा कर लिया, उसके बाद सभी कंट्रीज ने मिलकर रशिया को G8 के मेंबरशिप से हटा दिया, तो ये G7 बन जाता है। वरना जब रशिया जब G7 से जुड़ता है तो ये G8 हो जाता है। पर जब यूक्रेन के क्रीमिया नामक एक जगह थी, वहां पे जब रशिया कब्जा कर लेता है तो उसे उस जगह से तब उसे इसके मेंबरशिप से हटा दिया जाता है और तब ये बन जाता है केवल G7। तो G7 के 7 कंट्रीज आपको याद रखने हैं, और पहले ये G8 के नाम से भी जाना गया था कुछ सालों तक, पर इसकी मेंबरशिप, रशिया की मेंबरशिप को खत्म कर दी गई और ये बन गया G7। तो G7 के 7 कंट्रीज को आपको याद रखना है, 1975 में बनी थी। और ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज, आपको कुछ जो मेन पॉइंट्स है आपको इसका याद रखना है। अभी 2023 में जो होस्ट किया था 49 समिट G7 का जो हुआ था, वो जापान ने होस्ट किया था। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। इसका कोई स्पेसिफिक हेडक्वार्टर नहीं है, ये हेडक्वार्टर नहीं है इसका। तो जो ये होस्ट की जाती है वो एनुअली रोटेटेड होती है, यानी कि इसकी प्रेसिडेंसी हर साल अलग अलग कंट्रीज के पास जाती है, और जिसके पास भी इसकी प्रेसिडेंसी जाती है वो इसका जो एक एजेंडा होता है मेजबानी करता है, और जो एजेंडा होता है वो डिसाइड करता है वही कंट्री जिसके पास इसकी प्रेसिडेंसी जाती है। और जिसके पास जिसकी प्रेसिडेंसी जाती है वो अलग कंट्रीज को इनवाइट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके फर्स्ट स्लाइड पे बताया था कि जर्मनी 2022 का जो समिट हुआ था उसमें जर्मनी ने इंडिया के हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया था अपने समिट में, G7 के समिट में। वैसे ही जो जिसके पास प्रेसिडेंसी होती है वो अलग अलग कंट्रीज को बुला सकते हैं, जैसे कि चाइना, इंडिया, मैक्सिको, ब्राजील, बहुत सारी कंट्रीज को बुलाया जाता है। प्रेसिडेंसी जिनके पास होती है वो डिसाइड करते हैं। और इसमें एक मेन पॉइंट ये भी है कि द लीडर ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूरोपियन यूनियन, IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन के जो मुख्य जो मेन लीडर्स होते हैं उनको भी इस समिट में इनवाइट किया जाता है। अब मेन जो एक वर्ड आता है वो आता है शेरपा। तो शेरपाज क्या होता है? तो शेरपा जो होता है वो जमीनी स्तर, यानी कि जो लैंडवर्क होते हैं उस पे जितना भी काम किया जाता है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए हर कंट्री के एक डिप्लोमेटिक स्टाफ, यानी कि एम्बेसडर उसको रिप्रेजेंट करता है हर कंट्री का, उन्हें बुलाया जाता है। तो शेरपाज में वही होता है कि जमीनी स्तर के जितने भी कार्य होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हर कंट्री के एक डिप्लोमेटिक स्टाफ या फिर एम्बेसडर को उस कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया जाता है, उसमें उसे सब मीटिंग में उनको सम्मिलित किया जाता है। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है कि G7 के कौन कौन से कंट्रीज है, जैसे कि जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। और G8 में रशिया जुड़ जाता है तो G8 हो जाता है, पर रशिया 2014 में इसको हटा दिया जाता है। क्यों हटाया जाता है, मैंने पिछले वाले स्लाइड में आपको इसका रीजन बताया था। तो जब G8 जब रशिया हट जाता है तो ये बन जाता है G7। अभी एज यू ऑल नो दैट कि अभी G20 इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी, इंडिया ने होस्ट किया है अभी रिसेंटली 9 और 10 सितंबर को। अभी कल ही हुआ है हमारा G20 परसों, और 9 और 10 को प्रेसिडेंसी होस्ट की थी इंडिया ने। तो जो G20 में जितनी कंट्रीज हैं उसके अंदर G7 की जितनी कंट्रीज हैं वो सारी आती है, और ये सारी कंट्रीज मिलके बनती है G20, जिसमें इंडिया भी है। पर जो G7 की जो कंट्री है, G7 कंट्री में इंडिया नहीं आता। इंडिया क्यों नहीं आता वो हम लास्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो 49th G7 समिट हुआ था वो जापान ने होस्ट किया था। तो जापान ने जब होस्ट किया तो जापान ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया था अपने समिट में। तो इस समिट में नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ मेन पॉइंट्स रखे थे, उन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। जैसे कि उन्होंने महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का
अवतरण किया था उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे, और एक क्वाड लीडर समिट भी किया इस मौके पर, बुलाया गया था G7 के समिट में। अब क्वाड मेंबर कौन कौन से होते हैं वो एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, और इंडो पैसिफिक रीजन जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और डिप्लोमेटिक वैल्यूज जो होती है उनके ऊपर चर्चा भी की गई थी, और ये कुछ मुद्दे थे, मेन पॉइंट्स थे जो 49th G7 समिट में रखे गए थे। तो आपको ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर और क्वाड लीडर समिट और इंडो पैसिफिक रीजन। अगर हम अदर व्हाट आर द अदर हाइलाइट्स ऑफ G7 समिट, तो सबसे पहला पॉइंट आता है PGII। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये याद रखना है, अगर आप G7 पे आंसर लिख रहे हो तो आपको ये पॉइंट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तो इसमें जो इन लोगों ने बैठक की थी, इस पे एग्रीमेंट पे साइन किया था। ये एक PGII करके एक गेम चेंजिंग एंड ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे जोर दिया गया था, जो जो डेवलपिंग एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए मेनली था, जिसमें उनका एक एजेंडा है कि 2027 तक $600 बिलियन जुटाने का उन्होंने एक घोषणा की थी, कि जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू डेवलपिंग एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसमें उनको ग्रोथ करने में उनकी हेल्प कर सके। तो इनका एक मेन एजेंडा था। अगर हम नेक्स्ट एजेंडे को देखें तो लाइफ कैंपेन, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे काफी ज्यादा हाईलाइट किया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कैंपेन पे। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल पे ज्यादा जोर दिया था। आजकल तो न्यूज में, इंस्टाग्राम और हर जगह हम इको फ्रेंडली सुनते हैं। और अभी जो मेन जो एक मुद्दा जो दुनिया में चल रहा है वो है रशिया और यूक्रेन क्राइसिस, यानी कि उनके बीच में जो वॉर है, तो उस वॉर पे भी काफी ज्यादा डिस्कशन किए गए थे। तो ये भी एक मेन पॉइंट था इस समिट का, G7 समिट का। तो आपको याद रखना है। अब आता है वाई इज इंडिया नॉट इन G7। अगर हम देखें तो इंडिया इज नाउ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सब तो इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरी दुनिया की, और चाइना भी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में आता है, जो वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया और चाइना मिलकर, पर फिर भी G7 का पार्ट नहीं है। तो इंडिया इज द वर्ल्ड 5th बिगेस्ट इकोनॉमी आफ्टर द US, चाइना, जापान एंड जर्मनी इन टर्म ऑफ ओवरऑल नॉमिनल GDP, द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी इन टर्म ऑफ PPP आफ्टर चाइना एंड USA, परचेजिंग पावर पार्टी। और जो अकॉर्डिंग टू IMF, अगर हम मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप नीचे कमेंट कर कर बताएंगे मेरे को। एंड द वर्ल्ड बैंक ने बोला कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, और जो G7 इज अ ग्रुप ऑफ एडवांस डेवलप कंट्रीज। इंडिया जो है वो अभी डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, पर जो G7 में जितनी भी 7 कंट्रीज आती है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, जापान, USA और कनाडा, ये सातों कंट्री काफी एडवांस डेवलप कंट्रीज है। इसीलिए G7 में इंडिया को सम्मिलित नहीं किया गया। पर इंडिया G20 का पार्ट है। जो G20 अभी जो रिसेंटली इंडिया ने प्रेसिडेंसी थी इंडिया के पास, इंडिया ने होस्ट किया था, वैसे ही G7 में इंडिया नहीं आता है, पर G7 की जितनी कंट्रीज हैं वो G20 में आती हैं। तो एक वीडियो G20 पे भी बनेगी, जिसमें आपको G20 क्या है वो आपको सब डिस्क्राइब किया जाएगा। G8 में रशिया आता था, पर रशिया को मिला के G8 हो जाता था, पर रशिया को मेंबरशिप उसकी कैंसिल कर दी गई थी। क्यों की गई थी इसका रीजन मैंने बता दिया। तो ये बन जाता है G7। आई होप 16 मिनट 15-16 मिनट के वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि जितना हो सके मैं आपको समझा पाऊँ कि G7 क्या होता है। शॉर्ट वीडियो, ये बहुत बेसिक नॉलेज था, तो जिससे आपको इसके बारे में पता चल जाए कि आखिर ओवरऑल G7 होता क्या है। होप आपको समझ आया हो, और अगर समझ आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो के साथ। बाय।